हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज 6 दिन पहले आपका एलपीएससी का एक शॉर्ट नोटिस आया था और उसमें वैकेंसी के डिटेल बताए थे और बहुत ज़्यादा डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं था। सिर्फ कुछ चीज़ें वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ था, एज लिमिट दी हुई थी। तो अब जो है आज से आपको बताया था कि 16 मई को कंप्लीट नोटिफिकेशन आया था, तो हम अलग से उसमें डिस्कस करेंगे जो बाकी के आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग जब भी यूट्यूब चैनल पे जाया करो ना, तो तीनों सेक्शन चेक किया करो। वीडियो सेक्शन हो गया आपका, शॉर्ट सेक्शन हो गया। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इसके बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे वीएसएससी के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। एलपीएससी का भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होगा एग्ज़ाम। और लाइव सेक्शन में भी आपके जो भी रिसेंट लाइव होंगे वो आपके आएंगे, और प्लेलिस्ट सेक्शन, तो ये सभी सेक्शन आप लोग चेक किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एलपीएससी के वेबसाइट पे। तो एलपीएससी के वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन। और रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपका स्टेटस ऑफ करंट एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आपका एलपीएससी 01 2023 एंड 02 2023 ये आपके डिप्लोमा के लिए है, और ये आपका 02 जो है वो आईटीआई के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे और नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शॉर्ट नोटिस में नहीं था। ठीक है, तो अप्लाई के लिए अगर आप बोलोगे, अगर आपको कोई दिक्कत आएगा तो मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा। अभी हम यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात करूँ आपका 0/01/2023 का। ठीक है, तो इसमें आपके 4 पोस्ट हैं और वैकेंसी डिटेल के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ। एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि सर, लाइक कि फॉर मैकेनिकल पोस्ट 3 ईयर इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा गया है। मेरा प्रोडक्शन में है या मैं यूपी से हूँ, मेरा ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन या आरएसी ऐसे है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे आपके अगर दोस्त होंगे जिनका मैकेनिकल में नहीं है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। ये भी जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी इसरो के सेंटर में वैलिड है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि डिटेल्स वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, टोटल 8 वैकेंसी है मैकेनिकल की। अब यहाँ पे जनरल कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जरूर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, ये क्या इसरो की टेम्पररी वैकेंसी है, ये परमानेंट नहीं है क्या? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, इसका मीनिंग होता है पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। मतलब इसका ये मतलब होता है कि ये जो रिक्रूटमेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, तो इनिशियली तो आपका वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम 6 to 8 मंथ की ट्रेनिंग होती है। उस टाइम तक परमानेंट नहीं होता, फिर आपका जो है वो परमानेंट ज्वाइनिंग होता है। स्टिल आपको जो है वो परमानेंट ज्वाइनिंग होने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, अगर वेटिंग से आपका क्लियर होता है तो ट्रेनिंग पीरियड नहीं, डायरेक्ट जो है वो परमानेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो 6 to 8 मंथ लगता है इसरो का वेरिफिकेशन होने में। ठीक है, तो परमानेंट ज्वाइनिंग होगी, लेकिन 1 साल तक का टाइम रहता है, प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। 1 साल तक जो है आपका फाइनल नहीं होता है। 1 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड जब ओवर होता है, तब आपका जो जॉब है वो परमानेंट होता है, तब तक जो है वो ये टेम्पररी कहलाता है। इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये किसी भी अगर आपके फ्रेंड वगैरह को डाउट हो तो ये पॉइंट जरूर समझा देना उसे आप। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट आपका हो गया यहाँ से। ओके, तो पहला पॉइंट के बाद जो है वो यहाँ पे है नेक्स्ट। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 35 ईयर्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए आपका 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 38 ईयर्स हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें एस सी एस टी का, तो वहाँ पे आपका टोटल 40 ईयर्स हो जाएगा। और डेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, जनरल और ईडब्ल्यूएस का। ये जो पोस्ट है, पोस्ट वाइज सभी का दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सभी का सेम है। तो यहाँ पे जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस का इस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए, और इसके जो है वो नॉट बॉर्न अर्लियर देन, इसके बाद का जो है वो ओबीसी का नहीं होना चाहिए, और फिर एससी का इसके बाद नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये आपका 35 ईयर्स, 38, और ये आपका 40। ठीक है, तो एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आता है क्वालिफिकेशन, जो है वो आपका प्रिस्क्राइब जो डिग्री दिया हुआ है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए। और बहुत सारे एक और यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा। ठीक है ना, ये जितने भी डाउट नॉर्मली सभी वैकेंसी में आते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो आईटीआई
आईटीआई के बाद जो है वो आईटीआई के आपका जो है वो आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हैं, ठीक है ना। तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमारा 2 साल का है। देखो आपका 2 साल का नहीं होता है, आपका डिप्लोमा 3 इयर्स के आप फॉर्मेट में ही होता है। आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है, लेकिन वो जो रेगुलर है डिप्लोमा आपका वो 3 इयर्स का माना जाता है। एडमिशन जो है वो आपका सेकेंड ईयर में होता है, तो आप 2 साल में कर लेते हो, लेकिन वो इन द कैटेगरी ऑफ 3 इयर्स आता है। अगर आप या तो 12th, ठीक है ना, या आईटीआई के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो लेटरल एंट्री से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो आपका वहाँ पे डिप्लोमा 3 इयर्स ही भरा करो, कहीं भी किसी भी फॉर्म में फिल कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे डिप्लोमा के बाद बच्चे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, तो उनका 3 साल में बीटेक होता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो बीटेक वो 4 ईयर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो ये 4th नंबर पॉइंट ये दिया हुआ है, इनिशियली आपका एलपीएससी में जो है वो आपका ज्वाइनिंग होगा, लेकिन इसरो जब चाहे आपको कहीं भी ट्रांसफर करा सकता है दूसरे यूनिट में भी, ठीक है ना। तो ट्रांसफर मोस्ट प्रॉब्ली कई बार जो है वो आपके इंटरेस्ट से भी हो जाता है, बट थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन इसरो को जब भी जरूरत होती है वो आपका दूसरे यूनिट में भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट पे आ जाते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे जो प्रमोशन वगैरह होती है कम्प्लीटली जो है वो मेरिट बेस पे होता है, और टेक्निकल असिस्टेंट का आपका हर 4 साल में होता है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट का जो है वो आपका हर 4 साल में होता है। और ध्यान रखना, ये वीडियो में अभी मैं टेक्निकल असिस्टेंट का डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम फॉर्मेट जो है वो आपका दूसरा एडवर्टीजमेंट है 0 to 23, वहाँ पे भी रूल्स सेम होंगे, बस आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका। इसके बाद जो है वो आपके जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, कैंटीन, हाउसिंग और लीव ट्रेवल, बहुत सारे जो है वो जो नॉर्मली इसरो के सभी सेंटर में कॉमन होता है। और ये नोटिफिकेशन भी आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, या जो भी अब जो इसरो का पैटर्न है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक सेम हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि अलग नहीं है, पहले सभी सेंटर के अलग होते थे, लेकिन अब सबका रूल और रेगुलेशन जो है वो एक कॉमन हो गया है, ठीक है। पहले आपने देखा आईपीआरसी के लिए, फिर एसडीएससी के लिए, वीएसएससी के लिए, ये चौथा नोटिफिकेशन है, और इन चारों का बिल्कुल रूल सेम है। बस फर्क इतना है कि एसडीएससी आईपीआरसी में सीबीटी एग्जाम दिया हुआ था, और आपका अभी इसमें आगे बताऊंगा कि इसका कैसा दिया हुआ है। वीएसएससी में आपका रिटर्न एग्जाम दिया हुआ है, सीबीटी मेंशन नहीं है, तो उसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होता है तो तिरुवनंतपुरम में होगा, और ऑनलाइन के चांसेस अगर होंगे, अभी कंफर्म नहीं है कि कैसा होगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऑफलाइन होगा। और इसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। ओबीसी के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का डिटेल दिया हुआ है, और क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, अगर आपका 30 मई से पहले अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है डिप्लोमा का, ठीक है ना, फाइनल सेमेस्टर का रिमोट, जो कि बहुत मुश्किल होता है मई तक किसी का रिजल्ट आए, ठीक है ना, तभी आप भर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, फाइनल ईयर में हो और इसके बाद रिजल्ट आता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो आपका रिटन टेस्ट लिया हुआ है, ठीक है ना, सीबीटी कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, तो नॉर्मली अगर ऑनलाइन होता है तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिखा होता है, तो इसका भी मोस्ट प्रॉब्ली कंफर्म नहीं कह सकते अभी, जब तक ऑफिशियल कोई भी नोटिस ना आए, ठीक है। तो रिटन टेस्ट लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, और इसका भी एग्जाम आपके तिरुवनंतपुरम में ही होता है, जैसे कि वीएसएससी का होता है ऑफलाइन एग्जाम जब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आपके जो पैटर्न है वही सेम रहेगा, ठीक है ना। रिटन टेस्ट 90 मिनट का होगा, जो कि अब सभी एग्जाम के लिए सेम हो गया है। 80 क्वेश्चन आएंगे, और 1 नंबर का होगा, 80 नंबर टोटल होंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपका 0.3 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 0.3 मार्क्स होगा। और सिलेबस आपका वही करिकुलम बेस्ड, ठीक है। तो सिलेबस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जो है वो जाके देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने आपके लिए सिलेबस का वीडियो अलग से बना रखा है, ठीक है। तो
अब इसके बाद जो है वो बात करते हैं स्किल टेस्ट का। तो स्किल टेस्ट में आपको पता है कि स्किल टेस्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग होना होता है, और रिटर्न में आपका जो भी मार्क्स होगा, और जो बच्चे स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो उसी पे मेरिट बनेगी। कैसे होता है? रिटर्न में आपका जो है वो जितनी भी वैकेंसी होगी उसके 5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। और अगर एक सीट होगा तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है आपका पॉइंट नंबर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि जो रिटर्न में है वो पासिंग मार्क्स 32 है, तो क्या मैं अगर 32 नंबर लाता हूँ तो, और रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर 24 नंबर लाता हूँ तो क्या मैं स्किल टेस्ट में सेलेक्ट हो जाऊंगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, आप सेलेक्ट नहीं होगे। इसके लिए कट ऑफ बनती है, इतना आपका पासिंग मार्क्स है, मतलब कि आपने रिटर्न टेस्ट जो है वो पास कर लिया, नॉट क्वालिफाइड फॉर द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 5 गुना आपको टॉप से आना पड़ेगा। तो इसकी जो कट ऑफ होगी वो आपका मेरिट बेस पे निकलेगा, जो रैंकिंग बनेगा उस सिस्टम पे, ठीक है। स्किल टेस्ट में बस ये है कि आपको 50 में से 100 लाना है अगर आप रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, और रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपके कितने 40 नंबर लाने। स्टार यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर इंटाइटल फॉर द सिलेक्शन सिमिलर टू अनरिजर्व, मतलब कि इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो बच्चे हैं वो इसी में आएंगे, अनरिजर्व में ही आएंगे। यहाँ पे सिर्फ ओबीसी ओबीसी एससी और एसटी रहेगा, ये ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस का जो है वो क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल आपके यूआर का रहेगा, मतलब कि स्किल टेस्ट में यूआर और ईडब्ल्यूएस को 50 नंबर लाने होंगे और बाकी सभी को 40 नंबर लाना होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद जो है वो ये सेम चीज़ अभी जो आपको बताया है कि रिटर्न टेस्ट के लिए ये हर नोटिफिकेशन में दिया होता है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो ये नहीं है कि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सभी को बुलाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे 65% है, क्या रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड आएगा? तो बिल्कुल आएगा, 60% से ऊपर मिनिमम होना चाहिए, ये दिया रहता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए ये स्किल टेस्ट के लिए टीए मिलता है, ये पॉइंट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एनओसी चाहिए होगा अगर आप कोई भी स्टेट या सेंट्रल या पीएसयू में अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने होंगे जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाओगे सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट डेट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जो 16/5, ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो आज से स्टार्ट हो गया 2 बजे से, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करना इस पे वीडियो बनाना है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो है वो सिंपल रहता है, बाकी अगर आप बोलोगे कमेंट में तो वीडियो बना दूंगा। 30/5 तक लास्ट डेट है और 31 तक पेमेंट का है, ये आपका अलग से दिया हुआ है। बाकी सॉरी, बाकी जो है वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप का जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। हाँ, ये आप लोग ज़रूर पूछोगे कि सर एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा। फ़ी आपके वही है जैसे बाकी के अभी 3 सेंटर बीएसएससी, आईपीआरसी और एसडीएससी में था, उतना ही फ़ी है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बहुत सारे पूछेंगे, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो एग्ज़ाम सेंटर आपका, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपको ऑलरेडी बताया कि ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन होगा तो तिरुवनंतपुरम में एग्ज़ाम सेंटर होगा, और जो इसके चांसेस 99% मुझे ऐसा लग रहा है, रिटर्न टेस्ट दिया हुआ है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब कोई कोविड की वजह से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है आगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपका इसका ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो वो तिरुवनंतपुरम में होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ जाके ट्रैवल करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इन केस अगर कुछ अपडेट होता है तो ऑनलाइन भी हो सकता है। जब ऑनलाइन होगा तो सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा, चाहे वो बीएसएससी का हो या एलपीएससी का हो, ठीक है। सेंटर चूज करने को आएगा, वो आपके नियरेस्ट सिटी में होगा, लेकिन जो मोस्ट प्रॉबली चांसेस है वो ऑफलाइन है। फी सभी को 750 रुपये पे करने, यू हैव टू पे द फी ऑफ 750 रुपीज़। अगर आप जो है वो इन कैटेगरीज में आते हो
तो आपकी जो फी रिफंड होगी वो पूरी की पूरी होगी अगर आप रिटर्न टेस्ट देने जाओगे। यानी कि फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विस में यहाँ पे पूरे के पूरे 750 रुपये फी रिफंड होगा। और अगर आप जो है वो बाकी कैटेगरी में आते हो जैसे कि OBC EWS UR कैटेगरी में, तो आपका जो है वो फी जो रिफंड होगा वो 500 होगा, यानी कि 250 रुपया आपका रिटर्न एग्जाम देने के बाद ही। तो ये हो गया फी के बारे में। ठीक है, फी पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, वो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पेमेंट अप्लीकेशन पेमेंट का जो है वो 31 तारीख डेट है और फॉर्म भरने का 30 तारीख है। तो ये दोनों डेट याद रखना। ओके, और बाकी जो है वो आपका अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कल से ही आपका नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, विक्रम बैच 2.0। ठीक है, अगर आपने पहला बैच ज्वाइन नहीं किया तो ये फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, ये कल से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यानी कि 17 मई से। ठीक है, अगर आप बार की तैयारी कर रहे हो तो परमाणु बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो फिर टारगेट बैच ज्वाइन करो। दोनों आप इसमें बहुत सारे और कोर्स है और ये दोनों बैच जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एक ही ऑल इन वन बैच है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो सॉरी, तो सैटेलाइट बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स होता है तो कमेंट में आप जरूर पूछना। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।